नहीं, विरासत में तो नहीं मिला। इसलिए कि मेरे वालिद मरहूम का कोई ताल्लुक़ नहीं था थिएटर से। 47-48 से ये काम शुरू किया और फिर सारी उम्र ये काम मेरा थिएटर का चलता रहा। रफ्ता रफ्ता अनकरीब रेडियो पाकिस्तान के साथ मेरा ताल्लुक़ पड़ा, तो फिर मैंने रेडियो पे काम करना शुरू किया। तो डॉक्टर सादिक एक दिन उन्होंने एक नोटिस लगाया नोटिस बोर्ड पे, मैं उस वक्त 2nd-3rd ईयर में था गवर्नमेंट कॉलेज में, कि हम एक मीटिंग कर रहे हैं GCDC को ज़िंदा करने के लिए। और फिर मीज़ू ऑन द जॉब हमने सीखा। फिर मैंने 4-6 अच्छे लोग टीम जमा की, 8-10 12-15 लोगों की, और हमने शुरू कर दिया नवंबर सन 64 में। उस वक्त के ज़माने में ये नहीं कि हमारे प्रोड्यूसर उस वक्त बेहतर होते थे, प्रोड्यूसर आज भी उतने ही अच्छे हैं जितने उस वक्त होते थे, लेकिन आज प्रोड्यूसर के इख्तियार में नहीं है। असलम साहब का नाम जब भी मेरे जहन में आता है तो मुझे वो दिन याद आता है जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने PTV में अपना पहला कदम रखा। आई ओ सो मच टू दैट मैन, so much to his teaching, so much to his mentoring। और मैं अकेली नहीं, कई लोगों के साथ उनका इसी किस्म का एक बहुत प्यार का, इज़्ज़त का और एहतराम का रिश्ता है। और पाकिस्तान टेलीविज़न को बनाने वाले वही हैं, असलम अज़हर। सर, आपका पाकिस्तान टेलीविज़न से पहले दिन से नाता है, रिश्ता है। उससे पहले रेडियो से था, उससे पहले थिएटर से था। तो ये सब अगर मैं कहूँ क्या विरासत में मिला आपको, कि आपको मीडिया ही में आना था, या इसका ख्याल कैसे आया? नहीं, विरासत में तो नहीं मिला। इसलिए कि मेरे वालिद मरहूम का कोई ताल्लुक़ नहीं था थिएटर से, लेकिन उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था अदब से, शायरी से, सक़ाफ़त से, कल्चर से। और मेरी वालिदा मरहुमा टीचर थीं, तो उनका भी ताल्लुक़ एक तरह से कल्चर से बनता था। तो विरासत में मुझे कदरें मिली। अब इन कदरों के साथ मैंने क्या किया, ये तो फिर रफ्ता रफ्ता वक्त बताता गया। थिएटर में आपका बहुत शौक़ था, अदाकारी में भी, हिदायतकारी में भी, तर्जुमे, मुसन्नफ़, जो भी थोड़ा बहुत था। मज़ा किस में आता था? लिखने में? नहीं। एक्टिंग करने में? नहीं, डायरेक्शन में? मैं लिखता नहीं हूँ, लिखने से मुझे डर लगता है। मैं अदाकारी करता था और हिदायतकारी करता था थिएटर में। गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ये सन 47-48 से ये काम शुरू किया और फिर सारी उम्र ये काम मेरा थिएटर का चलता रहा। रफ्ता रफ्ता अनकरीब रेडियो पाकिस्तान के साथ मेरा ताल्लुक़ पड़ा, तो फिर मैंने रेडियो पे काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद वक्त आया, फिर मैंने डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म्स एंड पब्लिकेशंस के लिए बनानी शुरू की। तो इस तरह से मेरा एक परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ मुस्तकिल सा बन गया। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, पुरानी बात है ज़रा, लेकिन क्योंकि वहीं से एक तरह से एक रिवायत है थिएटर की, एक्टिंग की, और हम जो समझते हैं, जो बड़े बड़े नाम हमारे जहन में आते हैं थिएटर के, वो सब वहीं से उठे, वहीं से उन्होंने शुरुआत की। कुछ याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कल हुआ ये सब कुछ। यानी यूं कि सन 48-49 में क्योंकि ये पार्टीशन के फ़ौरन बाद का वक्त था, तो पुराना GCDC गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब वो ख़त्म हो चुका था। सोंधी साहब जा चुके थे हिंदुस्तान, पार्टीशन हो चुका था। तो एक खला था, इस खला में हमारे एक प्रोफेसर थे अंग्रेज़ी के, डॉक्टर सादिक। तो डॉक्टर सादिक एक दिन उन्होंने एक नोटिस लगाया नोटिस बोर्ड पे, मैं उस वक्त 2nd-3rd ईयर में था गवर्नमेंट कॉलेज में, कि हम एक मीटिंग कर रहे हैं GCDC को ज़िंदा करने के लिए, उसमें आप आइए जिसको शौक़ है, और रफ़ी पीरज़ादा साहब यहाँ आएंगे। तो उस दिन मैं भी गया। रफ़ी पीरज़ादा साहब अपनी वो बेरे और ट्वीड जैकेट
पहने हुए, सर्दियों का मौसम था। अच्छा। आए और मीज़ू उन्होंने हमसे कोई घंटा 1.5 घंटा बातें की अपनी इस खरज की आवाज़ में, जो मैं अब रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। और रफ़ी पीर साहब ने मीज़ू मेरी ज़िंदगी उस शाम बदल दी। ज़रा वजाहत करें। दैट इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन। और उसके बाद बस मैं फिर इस लाइन में लग गया और फिर मैं आज तक इसी लाइन पे हूँ। फिर मैंने अपनी आवाज़ को ट्रेन करना शुरू किया गवर्नमेंट कॉलेज ही में, सांस लेना शुरू किया सही, और इस तरह से फिर मैं एक एक्टर बना और हिदायतकार बना। और क्योंकि मैं पढ़ता बहुत था तो मैंने दुनिया भर का अदब, ख़ास तौर पे थिएटर पढ़ा हुआ था, तो मैं समझ गया कि थिएटर क्या है और ये किस तरह से माशरे में असरअंदाज हो सकता है और कैसे लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है जो थिएटर देखने जाएं। तो फिर मैंने हमेशा से कमर्शियल थिएटर कभी नहीं किया, उस तरह का थिएटर किया जिससे मैं समझूं कि लोगों की सोच में तब्दीली आई। ये बताइए, टेलीविज़न से, पाकिस्तान टेलीविज़न से आपका पहले दिन का रिश्ता है, तकरीबन पहले दिन का, और आप ही ने इसकी एक उठान रखी, बुनियाद रखी। बात है 1964-65, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ याद है वो दिन जब आपको ये कहा गया कि जी टेलीविज़न आपके हवाले है? अच्छी तरह से याद है, इसलिए कि मैं उस वक्त थिएटर वगैरह कर रहा था, मैं फ्रीलांस था, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। जापानियों को ठेका दिया गया था टेलीविज़न शुरू करने का मई सन 64 में। तो एक जापानी को मेरे बारे में पता चला तो उसने मुझे बुला लिया अपने दफ्तर में। उसने कहा कि जी हम आपके बारे में हमें पता चला है कि आपका एक थिएटर का बैकग्राउंड है, रेडियो का बैकग्राउंड है, हम टेलीविज़न शुरू कर रहे हैं पायलट स्टेशन लाहौर में, तो आप इसमें आना चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं टेलीविज़न के बारे में कुछ नहीं जानता। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में और कोई भी कुछ नहीं जानता। तो मैंने कहा बस ठीक है, फिर मैं आ जाता हूँ। फिर मैं आ गया और फिर मीज़ू ऑन द जॉब हमने सीखा। फिर मैंने 4-6 अच्छे लोग टीम जमा की, 8-10-12-15 लोगों की, और हमने शुरू कर दिया नवंबर सन 64 में। बिल्कुल। और उस वक्त मेरी उम्र थी 32 साल, और जिस दिन टेलीविज़न शुरू हुआ है तो मेरी शादी को हुए थे 2 महीने। अच्छा। और मेरी बीवी, नई बीवी दुल्हन और मैं सुबह से लेकर रात तक टीवी स्टेशन पे बैठे रहते थे, और कोई रिकॉर्डिंग तो होती नहीं थी। नहीं। सब कुछ लाइव होता था। गलतियां भी ऑन एयर जाती थी, खांसियां भी ऑन एयर जाती थी, मुर्दे भी उठ खड़े होते थे। मुर्दे भी। अच्छा, मैं मुर्दों से आपको एक बात बताऊं कि एक हिप्नोटिस्ट को हमने एक अपने स्टूडियो में बुलाया। अच्छा। और वो वाकई बाकायदा हिप्नोटिस्ट था, असली। अच्छा, सुला देता था? अच्छा, या जो भी कहते हैं। नहीं, हिप्नोटाइज करता था बाकायदा। अच्छा, तो हमारे 2 कैमरामैन थे जी, एक निसार मिर्जा और एक अनीस डैडी जी। अनीस डैडी को कैमरे पे उसने हिप्नोटाइज कर दिया ड्यूरिंग द प्रोग्राम। चुनाचे वो डैडी साहब कैमरे पे खड़े खड़े सो गए। तो मुझे फ्लोर मैनेजर ने कहा कि जी ये तो सो गया है, तो उसको जाके बिठा दिया गया। तो ये बाकायदा हिप्नोटिस्ट था। यानी उस दिन तय हुआ कि इनका काम इन्हें आता है? नहीं, उस दिन तय हुआ कि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, लाइव नहीं जाना चाहिए, लाइव इस किस्म के प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। ये एक चैलेंज होता है, क्योंकि आज अगर आप देखें कहाँ से कहाँ टेलीविज़न पहुँचा, कितने चैनल हो गए, सब अच्छे सब बुरे, वो अपनी जगह। लेकिन बहरहाल ये उस वक्त आपने सोचा था? तकरीबन हम उसी महीने में आ रहे हैं मीज़ू, और 35-36 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए, बल्कि 40वां साल हमारा अब तो होने वाला है। हाँ, अगले साल 40 हो जाएंगे। अगले साल 40 हो जाएंगे। जब आपने ये चार्ज लिया था, कभी सोचा था कि ये इतना फैल जाएगा? नहीं, जाहिर है मेरे अंदर वो इस तरह की वो बसीरत नहीं थी। अच्छा, अब मेरे अंदर उस वक्त ये भी बसीरत नहीं थी कि एक दिन पाकिस्तान कमर्शियल सोसाइटी हो जाएगा और कंज्यूमर सोसाइटी हो जाएगा। अच्छी बात ये थी मीज़ू, हमारे आगाज़ के मैं समझूंगा 10, 12, 15 सालों में, कि उस वक्त
प्रोग्राम बनाने और मुरतब करने के बारे में फैसला क्रिएटिव आदमी करता था, भले वो प्रोड्यूसर हो, आदमी या औरत, जी, राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो और एक्टर हो। एडवर्टाइजर और स्पॉन्सर हमें नहीं बताता था कि इस वक्त इस ड्रामे में ये इससे लिखवाना है और इससे एक्टिंग करवानी है। चुनाचे उस वक्त बाकायदा क्रिएटिव काम हो रहा था। अब बात यह है कि ये जो टेलीविज़न है ये एक मेटाफोरिकल मीडियम तो है नहीं, एक बड़ा लिटरल मीडियम है। इसमें इस्तिआरा नहीं आता कहीं। उस ज़माने में हम इस्तिआरा इस्तेमाल करने में कामयाब हुए थे। We were metaphorical in our plays. We were able to talk metaphorically. अब सब कुछ लिटरल होता है। अगर किसी औरत को रोते हुए दिखाना है तो उसकी बड़ी बड़ी क्लोजअप्स दिखा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। But this is not metaphor. This is not literature. तो उस वक्त के ज़माने में ये नहीं कि हमारे प्रोड्यूसर उस वक्त बेहतर होते थे। प्रोड्यूसर आज भी उतने ही अच्छे हैं जितने उस वक्त होते थे, लेकिन आज प्रोड्यूसर के इख्तियार में नहीं है कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। अब वो स्पॉन्सर और एडवर्टाइज़र और पैसा फैसला करता है। जब हम बैठते हैं और पिछले दिनों को देखते हैं तो अमूमन ये महसूस होता है कि वो दिन अच्छे थे और आज नहीं। क्या ऐसा है? क्या ऐसा होगा कि हम आज ये बैठ के सोचेंगे कि ये दिन भी अच्छे थे और आइंदा आने वाला कल नहीं होगा? कभी कभी डर नहीं लगता? मीजू, मैं पेसिमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्ट भी नहीं हूं। ना मैं पेसिमिस्ट हूं ना ऑप्टिमिस्ट हूं, मैं रियलिस्ट हूं। और मैं ये कहता हूं अपने आप से कि अगर हम अपने माशरे को तब्दील करेंगे और अपनी वो पुरानी कदरें या अच्छी नई कदरें पैदा करेंगे, वापस लाएंगे कुछ पुरानी कदरें, क्योंकि हमारी जड़ें तो हैं ना आखिर। अब हमें अपनी जड़ों से अपने आप को काट तो नहीं देना चाहिए। तो अगर हम अपनी जड़ों को ना काटें और अगर हम आइंदा के बारे में, क्योंकि दुनिया बदल गई है, तो नई कदरें ऐसी लाएं कि जिसमें आज हम जी सकें, लेकिन जो इंसानी कदरें हों, तो फिर हमारा टेलीविज़न भी बेहतर हो सकता है, हमारा रेडियो भी बेहतर हो सकता है, हम फिर कोई एक दिन फैज़ पैदा कर सकते हैं। मुश्किल काम। ये बताएं असलम साहब। उम्मीद जारी है। ना बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बात सही। ये बताएं कि आपने इतनी लगन और इतनी मेहनत थिएटर से भी, टेलीविज़न से भी और परफॉर्मिंग आर्ट से भी रखी और की। वक्त अब तेज़ी से गुजर रहा है, आप भी उम्र के इस ज़ुमरे में आ रहे हैं कि जब काम इतना होता नहीं है। आइंदा अपने आप को मसरूफ़ रखने का क्या सोचा हुआ है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। थोड़ा बहुत मैं आपके टेलीविज़न पे करता रहता हूँ। 71 साल की उम्र में अब उतनी फिज़िकल एनर्जी नहीं है। मेंटल एनर्जी तो है, फिज़िकल एनर्जी उतनी नहीं रही है। पढ़ता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। जवान दोस्त कभी घर में आते हैं तो उनसे कुछ अपना गपशप तजुर्बा बयान करता हूँ, गपशप लगाता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मैंने फैज़ और सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी से सीखा हुआ है कि कोई जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो मीज़ू, फिर मैं अपने बेटों के साथ भी मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है। सो देयर इज़ नो जनरेशन गैप। इससे मेरी उम्मीद है कि मैं अपने बेटों को भी ज़िंदा रखता हूँ और मेरे बेटे मुझे भी जिंदा।